एक टेंस को मतलब एक सेंटेंस अगर आपके पास लिखा है राम घर जाता है तो इसको 72 प्रकार से बनाना सीख जाओगे। हाँ, एक सेंटेंस को 72 प्रकार से बनाना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज एसपी सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी, जहां पर आप सब सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश से स्पीकिंग इंग्लिश को। बेसिक से लेकर के स्पीकिंग इंग्लिश में अभी तक की टोटल हम लोगों ने 5 डे कंप्लीट कर लिए हैं। 5 दिनों को कंप्लीट किया है और उन 5 दिनों में अभी तक सिर्फ हमने ये सीखा था कि अल्फ़ाबेट्स क्या है, वॉवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स। आपको सिर्फ उतना पता चला है कि क्या क्या कैसे पढ़ा जाता है और क्या क्या कैसे लिखा जाता है। और मैंने बताया था कि अब जो क्लासेस होंगी वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी। तो मतलब क्लास 6 मतलब डे 6 से जो भी क्लासेस होने वाली हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं आपकी इंग्लिश के लिए, क्योंकि अब हम लोग आ चुके हैं ग्रामर पोर्शन पे, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पोर्शन पे। बेसिक इंग्लिश ग्रामर पोर्शन का मतलब ये रहा कि आप जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, टेंस से होगी। देखो अभी तक आपको सिर्फ इतना पता चला है कि वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, वर्ड को कैसे लिखा जाता है, वर्ड में एस या ई एस या ई डी प्रीफिक्स सफिक्स लगाकर उनका मतलब कैसे बदलता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं। आज की बारी है टेंस की, और टेंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात याद कर लीजिए, इसी क्लास में आपको पूरे का पूरा टेंस आ जाएगा और आप एक टेंस को मतलब एक सेंटेंस अगर आपके पास लिखा है राम घर जाता है तो इसको 72 प्रकार से बनाना सीख जाओगे। हाँ, एक सेंटेंस को 72 प्रकार से बनाना सीख जाओगे। अब सोचो, कोई एक सेंटेंस 72 प्रकार से आप बना सकते हो सिर्फ एक क्लास में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की। जो 5 वीडियोस पढ़ी हैं उन्हें देख लीजिए। कारण ये है कि वहां से ही आपको पता चलेगा कि मैं किस लेवल से पढ़ा रहा हूं और उनको पढ़ना कैसे है। तो अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखें, और जो देख चुके हैं वो जानते हैं मैं क्या कहूँगा आगे के बाद, कि कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और उसके बाद शुरू करते हैं। तो देखो टेंस की बात करते हैं। टेंस में सबसे पहला काम आपके पास ये है कि इस तरीके का चार्ट आप बना लो। इस तरीके का चार्ट आप बना लो, लिख लो प्रेजेंट, लिख लो पास्ट, लिख लो फ्यूचर, लिख लो, 3 लाइनें खींच दो। यहाँ पे इंडेफिनिट लिख दो, यहाँ कॉन्टिन्यूअस लिख दो, ये परफेक्ट लिख दो, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख दो। तो ये सारे टेंसेस की एक चार्ट बना करके अपनी कॉपी पे रख लीजिए। जल्दी से बना लीजिए पॉज करके। और बनाने के बाद देख लीजिए, इनको कहेंगे क्या, ये टेंसेस हैं। ये क्या है, टेंसेस हैं। टेंसेस के अंदर भी 4% पाए जाते हैं। तो टोटल टेंस की बात की जाती है। तो टेंस कितने प्रकार के हो गए? टेंस हो गए आपके 1 2 3 प्रकार के हो गए। और इन सब के कितने कितने भाग होते हैं? तो प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ओहो, इंग्लिश में मैथमेटिक्स आ गई। तो 4 तिहाई 12, एक सेंटेंस देखो 12 प्रकार से तो आपके सामने यहीं पे लिखा हुआ है। सिंपल सा। तो टेंस टोटल 12 प्रकार के आप लोगों ने पढ़ लिए। यहाँ दिख रहा है कि प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट, प्रेजेंट के साथ कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के साथ इंडेफिनिट, पास्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के साथ परफेक्ट, पास्ट के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के साथ इंडेफिनिट, फ्यूचर के साथ कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के साथ परफेक्ट और फ्यूचर के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना आपने सीख लिया। अब देखो हम बात करेंगे सबसे पहले किसको कैसे पहचाना जाता है। शुरुआत वहीं से करेंगे, कौन सा सेंटेंस कैसे पहचाना जाएगा। तो बात करें अगर हम प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान। प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? वर्तमान। प्रेजेंट क्या होता है? वर्तमान होता है। भूत क्या है? मतलब पास्ट क्या है? पास्ट को बोलेंगे भूतकाल, मतलब भूत होता है। टेंस का मतलब काल होता है। देखो जो लिखना है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनको बोलते हैं टेंस, और टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब काल। तो अगर कहें तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होगा? वर्तमान काल। अगर कहें पास्ट टेंस का क्या होगा? भूत काल। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के बाद क्या होगा? भविष्य काल। तो इतना तो आप पहचान लिए। ये हो गया इसका नामा राशि, नामकरण कर दिया हम लोगों ने, टेंस का नामकरण कर दिया। ठीक है। तो नामकरण करने के बाद अब देख लो, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अब प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट है?
तो उन्हें पहचानने के लिए प्रेजेंट के आगे लगा दो है। प्रेजेंट को कैसे पहचानोगे? है। तो जिन वाक्यों के लास्ट में है शब्द मिल जाएगा, मतलब हा लिखा हो, हा हो, हूँ हो, हे हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन हा शब्द मिल जाए तो उसे हम क्या कह देंगे? हा वर्ड मिलते ही समझ जाएंगे वो क्या है? प्रेजेंट है। इसके बाद आ जाओ, पास्ट की बात करो तो इसी प्रकार से इसमें था वर्ड मिल जाएगा। था से थर्मस, तो था से थर्मस वाला मिल गया, लिख लिया। थाली वाला भी था है, तो था से थर्मस मतलब भूत था, लिख लिया। भूतकाल को पहचानने के लिए आपके पास क्या है? था से थर्मस। जिनके लास्ट में था वर्ड आ जाता है वो सारे हो जाते हैं पास्ट। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में जिनके वर्ड में लास्ट में गा आ जाता है, जिनके लास्ट में क्या आएगा? गा। अगर इसको हम सही से लिख दें तो ये सीधे सीधे समझ लीजिए कि होगा, बस इतना याद रख लो, होगा लिख लो, होगा लिख लो या गा लिख लो, जो भी लिख सकते हो उसे लिख लो। इतना आपका काम है टेंस पहचानने का। तो यहाँ तक अभी तक आपने सीख लिया कि टेंस को पहचाना कैसे जाएगा। अब देखो एक बहुत अच्छा तरीका बता दो। देखो प्रेजेंट वर्तमान है, पास्ट भूत था और भविष्य होगा। तो वर्तमान है, भूत था, भविष्य होगा, याद हो गया, खत्म। वर्तमान है, भूत था, भविष्य होगा, सिंपल। वर्तमान है, भूत था, भविष्य होगा। देखो याद करा दिया ना, मैं ऐसे ही याद करा दूंगा, एक पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी, क्योंकि आज टेंस को तोड़ फोड़ देना है। टेंस बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए, एक भी सेंटेंस आपसे बनाना नहीं छूटेगा। अब आप समझ लीजिए कि इंग्लिश का बेस आज से यहीं पे ही शुरू कर दिया है। इंग्लिश अभी तक पढ़ना लिखना सीख लिया था, आज हम सेंटेंसेस बनाना सीख लेंगे। अगर सेंटेंसेस बनाने सीख लिए तो आप बोलना भी सीख जाओगे फ्लुएंटली, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि एक सेंटेंस को अभी हम 72 प्रकार से बनाएंगे। तो इतना तो हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट में है, पास्ट में था और फ्यूचर में होगा, या फिर ऐसे याद कर लो, वर्तमान है, भूत था, भविष्य होगा। ये हो गई इसकी पहचान। अब बात करते हैं कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कैसे पहचाना जाएगा सर? तो सर जी ये बता रहे हैं कि जो इंडेफिनिट हैं उनके आगे आप लगा लीजिए ता, उनके आगे आप लगा लीजिए ता। जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें लगा लीजिए रहा, कॉन्टिन्यूअस में लगा लीजिए रहा, और परफेक्ट में लगा लीजिए चुका या गया, चुका या गया, चुका या गया, दो शब्द मिलते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो इसमें आप लगा लीजिए रहा प्लस समय, रहा प्लस समय, रहा प्लस समय लगा लीजिए। तो इतना क्या किया हम लोगों ने अभी तक? किया क्या? इंडेफिनिट में ता लगा दिया, कॉन्टिन्यूअस में रहा लगा दिया, परफेक्ट में चुका और गया लगा दिया, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा प्लस समय लगा दिया। रहा प्लस समय, रहा प्लस समय नहीं समझ में आ रहा होगा, बाकी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। जैसे ता लिखा है तो वो काम करता है, स्कूल जाता है, खाना खाता है, सोता है, जागता है, कुछ भी हो सकता है। ता लगा है तो इसका मतलब क्या है? वो इंडेफिनिट में पाया जा रहा है। कॉन्टिन्यूअस की बात की जा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, पी रहा है, जाग रहा है, लड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो भी अगर कर रहा है तो करता जा रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस हो गया। परफेक्ट चुका मतलब वो कर चुका है, उसने खाना खा लिया, खा लिया है, देखो आया ना, या आया है लास्ट में, तो खा चुका है, खा के चला गया है, ऐसे भी बोल सकते चला गया था, इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं तो आ जाता है आपका परफेक्ट, मतलब जिस काम की पूर्णता कार्य करने की बात सिवाय कि कर चुका है वो छोड़ देगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा प्लस समय, इसका मतलब काम कुछ समय से चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। समझ में आ गया? मतलब कुछ समय से चल रहा था और चलता रहेगा, तो ऐसे समय में आ जाते जैसे 2 घंटे से खाना खा रहा है, 2 घंटे से वो सो रहा था, 2 घंटे से वो खेल रहा था, 2 घंटे से मैं समझा रहा था वो पढ़ ही नहीं रहा था। मतलब इन सारी सेंटेंसेस में मतलब समय के साथ साथ रहा वर्ड मिल जाए, समय के साथ साथ रहा वर्ड मिल जाए। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस क्या है? बच्चों बताओ कैसे होगा? पहचानना सीखे। देखो कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट रह चुका गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा प्लस समय है, पास्ट इंडेफिनिट ता था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, पास्ट परफेक्ट चुका गया था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा प्लस समय था, फ्यूचर इंडेफिनिट ता होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट चुका गया होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा प्लस समय होगा। देखो ऐसा करना है कि इधर से इंग्लिश लेके आओ और इधर से हिंदी लेके जाओ, सिंपल सा जोड़ते जाओ, सारे सेंटेंसेस की पहचान बन जाएगी। इसी चार्ट में आपको 12 सेंटेंस अलग अलग नहीं लिखने, एक ही चार्ट में सब याद कर डालो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट चुका गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा प्लस समय है, मतलब इंग्लिश लेके आओ और हिंदी को बोल दो, तो ये उसकी हो गई पहचान।
अब आप सभी लोग सेंटेंस पहचान लोगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तो पहचान लोगे कि कौन सा सेंटेंस क्या है। तो इसको जल्दी से लिख लो अपनी कॉपी पे। लिखने के बाद अब देखते हैं कि इन सब में अगर मान लिया सेंटेंस पहचान लिया, तो अब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस क्या होता है। इंग्लिश में देखते हैं। तो इसमें जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, ये जो जगह छोटी है इनमें हेल्पिंग वर्ब भरी जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं उन्हीं से ही पहचानते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस काल का या किस टेंस का है, किस टेंस के कौन से पार्ट का है, ये भी तक पता चल जाता है कि इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये किससे पता चलता है? जो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब दी होती हैं। तो अभी तक आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, इतना समझ गए होंगे। अब आ जाओ जरा इधर। अगर कहीं पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस हो उसमें लगेगा एस या ईएस, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में। एस का मतलब सिंगुलर, एस मतलब सिंगुलर, अभी पी भी आएगा, एसपी सर हमेशा शांत रहेंगे। और अगर कहीं पर निगेटिव सेंटेंस मिल जाता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाता है तो वहाँ पे लगेगा डू या डज या डू, डज या डू। डज मतलब एस मतलब सिंगुलर के साथ और पी मतलब प्लूरल के साथ। ये बात याद रखना, एसपी जहाँ जहाँ लिखा होगा एसपी का मतलब सिंगुलर और प्लूरल। एसपी सिंगुलर का मतलब एक वचन, एक वचन, और पी का मतलब बहुवचन, इसे कहेंगे प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल आराम से इसको लिख लेना। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? एस मतलब सिंगुलर और पी मतलब प्लूरल। तो जहाँ पे एस लिखा होगा वो एक वचन के साथ लगेगा, जहाँ पे पी लिखा होगा वो बहुवचन के साथ लगेगा। तो हमने देख लिया सिंपल सेंटेंसेस अगर हैं इंडेफिनिट में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में अगर सिंपल सेंटेंस है तो एस या ईएस लगेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। ये कैसे लगेगा ये सेंटेंसेस के एग्जांपल्स में हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये चार्ट याद करनी है कि चार्ट पूरी की पूरी दिमाग में घुस जानी चाहिए, इसलिए सेंटेंसेस पे अभी फोकस नहीं करेंगे। हम उस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे कि एक सेंटेंस पढ़ाया उसका एग्जांपल करो, नहीं करना। पूरा का पूरा टेंस एकदम बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए, दिमाग में भर जाना चाहिए। इस तरीके की इंग्लिश अगर आपको आएगी तो आप समझ लीजिएगा कि आपने एसपी सर से पढ़ा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो इंग्लिश आपको पूरी तरीके से एक एक पॉइंट पता चल जाएगा चाहिए। आ जाओ जरा कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस में आता है इज, एम और आर। इज, एम, आर। इज लग जाएगा तुम्हारा सिंगुलर के साथ, एम लग जाएगा, स्पेशली है आई के साथ ही लगता है, आई एम, इसके अलावा कहीं नहीं लगता। और आर लग जाता है प्लूरल के साथ, आर लग गया प्लूरल के साथ। आ जाओ परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? तो हैज़ होती है और हैव होती है। हैज़ हो गया सिंगुलर के साथ, हैव हो गया प्लूरल के साथ। नीचे वाला अभी छोड़ के चलेंगे, एक जादू बताएंगे, उसके साथ ही साथ सब याद हो जाएंगे एक साथ। अब आ जाओ पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? तो ता, था पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। और यदि कहीं पर सिंपल सेंटेंसेस लिखे हैं, सिंपल सेंटेंसेस लिखे हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकेंड फॉर्म लगती है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लग जाती है। और अगर निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो उस समय पर डिड को लगा दिया जाता है, डिड लगा दिया जाता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही ये लगते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। नेक्स्ट आ जाओ प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस पहचान रहा था और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होती है। वेयर कोई नहीं पढ़ेगा, ये वेयर नहीं होता, ठीक है, वर होती है, वॉज एंड वर। अब अपने जो वर्ड्स हैं वो साफ बोलने की कोशिश करेंगे हम लोग। वॉज और वर, वॉज का मतलब हो गया सिंगुलर और वर मतलब प्लूरल। तो प्लूरल और सिंगुलर मिल गया। इसके बाद आ जाओ परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट चुका गया था की बात करते हैं तो इसमें लगता है सिर्फ और सिर्फ हैड, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, दोनों के साथ यहाँ पे लिख लो एसपी लिख लो। देखो मैं अपना नाम कभी नहीं भूलूंगा और आप लोग भी मत भूलो मेरा नाम। एसपी 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 एकदम छा जाना चाहिए, एसपी नाम याद रहना चाहिए। जितने बच्चे पढ़ के जाते हैं उन सबको याद होता है मुझसे। अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो आएगा विल और शैल। तो विल लगता है सिंगुलर के साथ और शैल लगता है प्लूरल के साथ। ओके, नेक्स्ट यहाँ हो जाता है विल बी सिंगुलर और शैल बी
प्लूरल हुआ। नेक्स्ट देखो, अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात की जाए, चुका गया होगा, तो इसमें मिल जाता है विल हैव सिंगुलर और शैल हैव प्लूरल, शैल हैव प्लूरल। तो ये शैल हैव मिल गया प्लूरल के साथ। अब देखो इतनी चीज़ें तो समझ गए होगे। सिंपल SEIS, डू या डज, इज एम आर, हैज हैव, पर सेकंड फॉर्म डिड, वाज वर, हैड, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव। याद कर ली, बिल्कुल देखो रट ली। फिर से एक बार पढ़ लो, SEIS, डू या डज, SEIS डज डू या फिर डू या डज। डू या डज बोलना आसान होता है इसलिए डू या डज। SEIS, डू या डज, इज एम आर, हैज हैव, वर्ब सेकंड फॉर्म डिड, वाज वर, हैड, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव। कितना आसान हो गया। ये तो गाने के तरीके पढ़ते चले जा रहे हैं हम लोग, गाना ही हो गया है। SEIS, डू या डज, इज एम आर, हैज हैव, उसके बाद वर्ब सेकंड फॉर्म डिड, वाज वर, हैड, विल, शैल, विल बी, शैल बी, और उसके बाद विल हैव, शैल हैव। सिंपल। अब देखो इतना तो हम लोगों ने याद कर लिया। इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब से इनसे क्या करेंगे? इनसे ही हम क्या करते हैं? सेंटेंसेस को पहचानते हैं इंग्लिश में। हिंदी में कैसे पहचानते हैं? इनसे। हिंदी में इनसे पहचाना जाता है और इंग्लिश में इनसे पहचाना जाता है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ से और किसके ओपिनियन आ रहा है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो इसका कैसे बनता है? तो कुछ नहीं करना, जो परफेक्ट वाली याद कर रखी है उसके आगे लगा दो बीन। हाँ, वही वाली बीन, सपेरे वाली बीन बजाओ, बीन। तो बीन बजाते चले जाओ। देखो हैज़ बीन, BEEN, बीन, ये सिंगुलर के साथ, और हैव और बीन प्लूरल के साथ। यहाँ आ जाओ तो ये हैड, हैड के आगे लग जाएगा बीन, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। और यहाँ चले आओ तो विल हैव बीन सिंगुलर, और शैल हैव बीन प्लूरल। देखो अब इसको पूरी तरीके से अपनी कॉपी नोटबुक में उतार लो, बहुत अच्छे से उतार लो। समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। इसके आगे थोड़ी सी बातें मुझे और बतानी इसी चार्ट में, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको बहुत जल्दी से उतार लो। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट चुका गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा प्लस समय है, पास्ट की ता था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, पास्ट परफेक्ट चुका गया था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा प्लस समय था, फ्यूचर इंडेफिनिट ता होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट चुका गया होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा प्लस समय होगा। SEIS, डू या डज, इज एम आर, हैज हैव, हैज बीन, हैव बीन। उसके बाद वर्ब सेकंड फॉर्म डिड, वाज वर, हैड बीन, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इतना ज़्यादा आपने पढ़ लिया है, इतना सबको क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी तैयार हो गई। हमने बार बार रिपीट भी कर लिया, तैयार भी हो गया। देखो टेंस अब आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। इसके आगे की जो चीज़ें बची हुई हैं उनको भी ज़रा सा देख लेते। तो ये आपने नोट कर लिया है। अब देख लो ज़रा कि इंडेफिनिट में देखो एक फॉर्म वाला सुना होगा। फॉर्म की होती है मतलब वर्ब जो होती हैं, जो भी जितनी भी वर्ब्स होती हैं, और मैं वर्ब्स भी देना शुरू करूंगा क्योंकि आपको एक्शन याद होगा तभी हम लोग आगे काम कर पाएंगे। एक्शन मतलब वर्ब्स मतलब काम, एक्शन मतलब सिंपल कार्य होता है, कार्य की बात कर रहे हैं। तो वर्ब्स की काम करेंगे। वर्ब्स में देखो क्या होता है, एक फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर सेकंड फॉर्म होती है, फिर थर्ड फॉर्म होती है, और उसके साथ साथ एक ING फॉर्म होती है, वर्ब प्लस ING फॉर्म जिसे कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के फॉर्म्स हम लोग करते हैं यूज। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और वर्ब में ING फॉर्म का यूज किया जाता है। तो वर्ब की 4 प्रकार की फॉर्म होती हैं। आपको एक डिक्शनरी बनानी है, ये समझ लीजिए। मैं वर्ड्स दूंगा, एक वर्ड दूंगा, उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखना है और ING फॉर्म भी लिखना है। इसी तरीके से बना लेंगे। देखो एक वर्ब डाल लिया, हेडिंग, ऊपर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके साथ साथ ING फॉर्म, और यहाँ पर उसका हिंदी में मतलब भी लिखा होना चाहिए।
ये डिक्शनरी आपको अपने हाथों से बनानी। देखो मैं कह सकता हूँ कि जाओ 10 रुपये या 15 रुपये 20 रुपये की डिक्शनरी खरीद लो, लेकिन वो आपकी मेहनत की नहीं होगी, और जो चीज़ आपकी मेहनत की नहीं होगी उस पर आप ध्यान नहीं दोगे। इसलिए मैं रोज़ 5 से 10 वर्ड के आसपास बीच में दूंगा। उनके वर्ड्स के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको ढूंढने हैं, आईएनजी फॉर्म बनाना है। आईएनजी तो सब बना लेते हैं, और इसी बना करके उसको क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें, अगर आप उसकी वर्ड मीनिंग निकालोगे, डेली का काम करोगे, मेरे साथ करोगे जरूर करोगे, तभी जब लोग इंग्लिश अगर सीख रहे हो तो आनी है, तो मतलब आनी है, इंग्लिश को करेंगे डेली। तो डेली हम लोग करते जाएंगे, जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी आपको वर्ड्स मिलते जाएंगे, आपको लिखते जाना है, डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। जब आपकी मेहनत की डिक्शनरी होगी ना, तो समझ लो आपके दिमाग में घुस चुकी होगी। इसलिए मैंने ये आपके सामने बनाया। मैं चाहता तो बता देता इसको नोट कर लो, नहीं, कैसे बनाना है मैंने ये सिखाया, और इसकी भी प्रैक्टिस आप अपने मन से बार बार करके देख लेना। अब आ जाओ इंडेफिनिट में। तो इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगी। वर्ब में कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म लगेगी, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब फिर से कॉन्टिन्यूअस आ गया तो कॉन्टिन्यूअस में क्या लगती है? आईएनजी फॉर्म लगती है। ये कैसे बनती हैं ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, एक बार बता दूंगा, मैक्सिमम टाइम क्या बता दूंगा। तो इंडेफिनिट की बात करते हैं, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट आईएनजी, थर्ड आईएनजी, फर्स्ट आईएनजी, थर्ड आईएनजी, फर्स्ट आईएनजी, थर्ड आईएनजी। देखो हर एक चीज़ को अपनी लय में याद करो, ऐसे याद करोगे तो कभी चीज़ें भूलोगे नहीं, और हमेशा समझ जाते हो कि सारी चीज़ों को ऐसे यूज करना है। तो ये चार्ट अब पूरी तरह से पूरी हो गई है, ठीक, कंप्लीट हो गई। इस चार्ट में अब इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है। इस चार्ट को पूरी तरीके से आपको अपने दिमाग के अंदर बसा लेना है। इनको बार बार आप बना करके प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है आज से ही समझ लो, जो शुरुआत की गई है, ये आपको ध्यान से तैयार हो जाए। और इसी की मदद से आप क्या करोगे? एक सेंटेंस को 72 प्रकार से बनाओगे। जो एक सेंटेंस होगा उसको कितने प्रकार से? 72 टाइम्स। सोचो 72 टाइम्स। एक सेंटेंस आपसे बोल देता है वह खाना खाता है, उसको आप 72 प्रकार से बोलना सीख जाओगे। और सिर्फ इनको लिखना ही नहीं है, इनको टंग पे लाना। मैंने कहा जुबान पे आपके इंग्लिश जो है ना ऐसे ऐसे तैरती हुई नजर आनी चाहिए। तो उस तरीके से एक सेंटेंस को अगर 72 प्रकार से बोलोगे तो क्या इंग्लिश नहीं आएगी? कन्फर्म आएगी। बस खाली एक ही चीज़ का काम होगा, वो होगा वर्ब। जो मेन है आपका वर्ब, आपको थोड़ी थोड़ी याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेन काम यही है कि किसको क्या बोलते हैं ये नहीं पता होगा तो गड़बड़ कर जाएगा। इसलिए इतना आपने तैयार कर लिया। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या रूल्स और लगते हैं जिनसे हम एक सेंटेंस को 72 प्रकार से बना सकेंगे। तो अब देखते हैं कि प्योरली जो सेंटेंस है वो लिखा किस फॉर्म में होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक रूल को जान लो कि कोई भी सेंटेंस लिखा होता है उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब प्लस, उसके बाद आता है वर्ब प्लस, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो सब आती है, लेकिन मेन रूल जो है वो आपका यही है कि उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए और कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो उसे हम कह देते हैं कि ये सेंटेंस पूर्ण हो चुका है, मतलब एक सेंटेंस मिल गया है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कभी कभार होते हैं, नहीं भी होते हैं। यू आर वर्किंग, वर्किंग भी खत्म हो गया, तुम काम कर रहे हो, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कभी कभार नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट पे नहीं ध्यान देते, इसीलिए हम इसको एक नाम देंगे, भी बताएंगे क्या। यहाँ से शुरू करें अगर तो देखते हैं सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जिसे हम हिंदी में कह देंगे काम करने वाला। काम करने वाला, काम करने वाला बोल देंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसे लिखा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करी जाती है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जिसे कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। और इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सा काल है। मैंने बताया था अभी, कौन सा काल है। काल मतलब टेंस, कौन सा टेंस है ये आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या है। तीसरा पॉइंट की बात की जाए तो आता है वर्ब। वी मतलब वर्ब्स।
वर्ब्स लिख लेते हैं। वर्ब्स मतलब होता है क्रिया, वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम, जो तुम काम कर रहे हो वो काम आखिरकार है क्या, काम के बारे में पता चल जाता है कि काम क्या है, तो क्रिया को सिंपल सा कह देते हैं काम। इसके बाद फोर्थ जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब समझ लीजिए, मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर जब इसका कोई काम ही नहीं होता है, कभी ये होता है कभी कदा नहीं होता, तो इसको एक काम करते हैं, जैसे हमारे घर में क्या होता है, कचरा। ऑब्जेक्ट क्या है, कचरा है, एक तरीके का कचरा है। छोटी लड़की है, उसने बताया था कि इसको सर कचरा बोला करें, क्योंकि ये कभी होता है कभी नहीं होता है, मतलब कभी तो सेंटेंस में है कभी नहीं है, कभी कुछ और कभी कुछ और, तो ये क्या है, एक तरीके का कचरा है कि घर में कभी कचरा होता है कभी कचरा नहीं होता। तो सिमिलरली ये भी है, कभी कचरा है कभी कचरा नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को हम बोल देंगे कचरा। तो ये मेन पॉइंट हैं जो किसी सेंटेंसेस में यूज होते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मतलब काम करने वाला। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, मतलब कौन सा काल है, हमें इससे यह पता चलता है। वर्ब मतलब क्रिया, काम, काम क्या हो रहा है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कचरा, जो भी कुछ बचा हुआ है उसे हम कचरा कहते हैं। मतलब इन तीन चीज़ों को सेट करने के बाद ये क्या है वो अपने आप सेट हो जाएगा, ये अपने आप ही क्योंकि सबसे लास्ट में पढ़ा रहता है, पढ़ा रहने दो यार, क्या दिक्कत है, उसको पढ़ा रहने दो। अब हम देखते हैं कि किसी सेंटेंस को 72 प्रकार से कैसे बनाया जाता है। कोई सेंटेंस का मेन फॉर्मूला हम समझ गए हैं, अब हम देख लेते हैं कि मतलब कौन सा ऐसा रूल होगा जिसमें एक सेंटेंस को 72 प्रकार से बना दिया जाएगा। देखो, मेन रूल को पूरी तरीके से जान लेने के बाद कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इतना जान लेने के बाद अब देखो एक सेंटेंस को हम लोग 6 प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इन सब का रूल क्या है देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, इसी को ही सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, मतलब जिनमें सब्जेक्ट हो प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती हो प्लस उसके बाद वर्ब आती हो और उसके साथ साथ आता हो ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की बात की जाती है तो सब्जेक्ट आता हो, फिर हेल्पिंग वर्ब आता हो, प्लस नॉट आता हो, प्लस वर्ब आता हो, प्लस ऑब्जेक्ट आता हो, उसे हम कह देते हैं निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लिया जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब आता हो, सब्जेक्ट आता हो, प्लस वर्ब आता हो, प्लस ऑब्जेक्ट आता हो। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करो तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी ही रहेगी पहले, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नॉट आ जाएगा और प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी चीज़ें मिल जाएंगी। WH इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में फ़र्क क्या होता है इस चीज़ को मैं थोड़ा बता दूंगा अभी, उससे पहले रूल देख लेते हैं। तो WH इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले WH आएगा, फिर उसके बाद जो पीछे वाली चीज़ें लिखी हैं इनमें वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देख लीजिए WH हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मिल गया। तो ये WH इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, ये WH इंट्रोगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, ये सिंपल हो गया, सिंपल निगेटिव। देखो हर किसी का डबल का पेयर है, एक सिंपल में होगा और दूसरा क्या होगा, निगेटिव में होगा। जो निगेटिव वाले होंगे उनमें वर्ब से पहले नॉट लगा दो। ये बात देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था बात कि वर्ब से पहले नॉट लगता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नॉट लगाए कहाँ, वर्ब से पहले जो क्रिया है काम है उससे पहले हम लोग वर्ब से पहले क्या करेंगे, नॉट को लगा देंगे। हर जगह देख लो वर्ब से पहले दोनों जगह देखो, देखो ये एक वर्ब के पहले, ये वर्ब से पहले और ये वर्ब से पहले, ये सब क्या है वर्ब से पहले लग जाता है नॉट। एक बार देख लो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट और WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। इतना तो हम लोगों ने देख लिया। देखो इन दोनों में मैं बता रहा था कि इन जो 4 लिखे हैं इनमें अंतर क्या है। तो स्टार्टिंग के जो 2 हैं उनकी बात करी जाए अगर, तो स्टार्टिंग के 2 में और नीचे के 2 में क्या फ़र्क है, तो इनमें क्या होगा, इनमें शब्द शुरू होगा क्या से, ये बात याद कर लो। ये शब्द कहाँ शुरू होगा, क्या से। सेंटेंस शुरू ही जहाँ से होगा उसका वर्ड बनेगा क्या। क्या तुम काम कर सकते हो, क्या तुम सो सकते हो, क्या तुम जाग सकते हो, क्या तुम लड़ सकते हो, क्या तुम रो सकते हो, क्या तुम हंस सकते हो क्या तुम खाना खा सकते हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, सब शुरू कहाँ से होंगे, क्या से होगा। अब बात करते हैं कब, क्यों, कैसे, कहाँ से।
जब आते हैं सेंटेंस, कब तुम कर सकते हो, तुम ये कब कर सकते हो, कब सो सकते हो, तुम कब जाग सकते हो। जब कब क्यों कहाँ आ जाता है, यहाँ आता है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जब, तब, मतलब इस तरीके के वर्ड मिलेंगे। जब क्वेश्चन वर्ड्स मिल जाएगा तब उन्हें हम कहते हैं। ये देखो WH का मतलब हो गया ये क्वेश्चन वर्ड्स है, W से शुरू होगा या H से, ये भी जानते हो। कब, व्हेन, कब का मतलब क्या हो, व्हेन। ये हो गया वाई, क्यों, वाई, हाउ, कैसे, हाउ, वेयर। देखो जो भी वर्ड शुरू होंगे क्वेश्चन वर्ड कहाँ शुरू होते हैं, W और H से, इसलिए इन्हें कहते हैं WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखो एक सेंटेंस बन जाएगा कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। अगर हम कह दें कि यहाँ लिखा है, जैसे ये सिंपल सेंटेंस में होगा राम स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। देखो बहुत पुराना सेंटेंस है, लोग यहीं शुरू करते हैं, हम भी यहीं शुरू कर रहे हैं, खाली एग्जाम्पल का, बाकी और सब तो चेंज है ही है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। फिर राम स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल, राम स्कूल जाता है। फिर क्या राम स्कूल नहीं जाता है। फिर राम स्कूल क्यों जाता है, यहाँ आ जाएगा क्यों जाता है, राम स्कूल क्यों जाता है, और राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो 6 सेंटेंस तो आप बिना बोले समझ गए होंगे यहाँ लिखने से कि 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं। अब सुनो, देखो जरा बड़े ध्यान से देखना इस चीज़ को। ये लास्ट की वर्ड पहचानो, किस सेंटेंस का, बताओ किस सेंटेंस का है। लास्ट में मिला हमें क्या, ता है। ता है किस में मिलता है, ता मिलता है इंडेफिनिट में, है मिलता है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने बना लिए 6। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने बनाए, 6। टोटल सेंटेंस कितने, टेंस कितने हैं, 12। एक के कितने बनाया, 6। 6 दूनी 12 से लगा 1, 6 कम 6, 6 और 7 कितने बन गए, 72। टोटल सेंटेंस कितने हैं आपके पास। एक सेंटेंस को 12 प्रकार से तो आप ऐसे नॉर्मल बना सकते हो, लेकिन उनके भी 6 प्रकार बन सकते हैं। तो 12 छंग 72, टोटल आप 72 सेंटेंसेस से सिर्फ एक ही सेंटेंस को बना सकते हो, राम स्कूल जाता है। और ये 72 के 72 हम आपको बनाना सिखाएंगे, लेकिन आज नहीं। आज की वीडियो हो गई है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा आप एक साथ पढ़ लोगे तो थोड़ा सा हो जाएगा कन्फ्यूजन। आज की वीडियो में इसको सीख लो, लिख लो, ये जितना भी कुछ लिखा है, और ये कब, क्यों, कैसे, कहाँ वाले थोड़े वर्ड जो हैं लिख लेना अपने पास, क्वेश्चन वर्ड्स, इनको सॉल्व कर लो, समझ लो, लिख लो। इसकी कोई भी PDF नहीं है, किसी के पास है नहीं, बुक में थोड़ा है नहीं ये सब कुछ, बुक में ऐसा लिखा हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं अगर होगा तो कॉपी पे लिख करके आपको PDF दे दूँगा, अदरवाइज़ इसको सफिशिएंट है क्लास से ही लिखो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अपनी मेहनत हमेशा सफल होती है। तो इन्हें लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जो भी कुछ करना है बार बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए। एक बार वीडियो में लिख लीजिए, फिर उसके बाद रिवाइंड करके पूरी सुन लीजिए, 2-3 बार सुन लीजिए। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तब आप समझ लीजिए कि एक सेंटेंस को 72 प्रकार से कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पे दिखाया है, जो उस रूल को फॉलो करके मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को ऐसे देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, खूब सारा प्यार बरसाओ, जितना ज़्यादा हो सकता है। झोली में ना आए इतना समझ लो, भर दो सब, और फैलाओ दो वीडियो को, जितने ज़्यादा लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाओ। इंग्लिश बहुत से लोगों की कमज़ोर होती है, और यूपी बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो यूपी बोर्ड के मैंने हर एक चीज़ यूपी बोर्ड के लिए की है, तो यूपी बोर्ड थोड़ा सा ध्यान हम पर भी, और हम लोग साथ में पढ़ते चलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आशा लविस्ता।